छोले भटूरे। रामबन नाम के गांव में सतीश और सरला नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों छोले भटूरे बनाकर बेचा करते थे और यूं आए हुए पैसों से अपना जीवन गुजारते थे। सतीश बहुत ही कंजूस था। वो पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते किस्म के छोले भटूरे बनाकर बेचा करता था। एक दिन सतीश और सरला छोले भटूरे बनाकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां लालू नाम का आदमी आता है। आओ आओ लालू भाई आओ, अभी अभी गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाए हैं, बताओ कितनी प्लेट दूं? मुझे पार्सल नहीं चाहिए, मैं यहीं खा लूंगा, मुझे एक प्लेट दे दो। ये सुनकर सतीश एक बर्तन में छोले भटूरे डालकर देता है। ये देखकर लालू, अरे सतीश, ये छोले भटूरे हैं कि क्या है? इसमें छोले भटूरे कम और पानी ज्यादा दिख रहा है। ये सुनकर सतीश लालू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे क्या कहा, पानी ज्यादा दिख रहा है? अरे तुम्हारे दिए हुए 30 रुपए में फ्राइड चिकन पीस मिलेगा क्या? चुपचाप खा लो, नहीं तो चले जाओ। वैसे भी व्यापार के समय यहाँ खड़े होकर ऐसी बातें मत करो। यूं सतीश लालू पर गुस्सा होता है। अरे ये क्या जबरदस्ती है, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कह दिया, इसमें क्या गलती है? अरे तुम्हें कोई बात समझ में आती ही नहीं है क्या? हम ऐसे ही छोले भटूरे बनाते हैं, इसे अच्छा बनाना हमें नहीं आता। अगर तुम्हें अच्छे छोले भटूरे खाने हैं तो पास के गांव जाकर खाकर आओ, जाओ। लालू अपने मन में, इससे तो बहस करना ही बेकार है। यूं सोचकर वो छोले भटूरे खाने लगता है तो दूसरी ओर सरला सतीश से धीरे से कहती है, अजय सुनिए, इस पूरे गांव में सिर्फ हम ही छोले भटूरे बेच रहे हैं, इसीलिए जैसे तैसे लोग हमारे छोले भटूरे खा रहे हैं। अगर हमारे मुकाबले में कोई और छोले भटूरे बेचने लगेगा तो हमारा पूरा व्यापार तो ठप्प पड़ जाएगा। ये सब वहीं बैठकर खा रहा लालू सुनकर अपने मन में सोचता है, सच में अगर कोई और छोले भटूरे बेचने लगेगा तो इस सतीश की अकल ठिकाने आ जाएगी। जितना ध्यान पैसे कमाने में लगाता है उतना अच्छा छोले भटूरे बनाने में नहीं लगाता, कंजूस कहीं का। यूं लालू छोले भटूरे खाकर पैसे देकर वहां से चला जाता है। लालू घर जाकर सतीश के बारे में ही सोचने लगता है, अरे वो छोले भटूरे कोई दूसरा क्यों बेचे, मैं खुद क्यों नहीं बेच सकता? लालू भी अपनी फसल खराब होने की वजह से काम की तलाश में था, जिसके चलते वो खुद एक छोले भटूरे का ठेला लगाना चाहता था। वो अपनी पत्नी कोमल को सारी बात बताता है और अगले दिन अपनी पत्नी कोमल की मदद से सतीश के ठेले के सामने ही अपना एक छोले भटूरे का ठेला लगाता है कि तभी उधर से गुजर रहा प्रशांत छोले भटूरे खाने वहां आता है। वहां 2 ठेले लगे हुए थे, फिर भी प्रशांत हमेशा की तरह सतीश के पास जाकर, अरे भाई सतीश, एक प्लेट छोले भटूरे देना। सतीश एक प्लेट छोले भटूरे प्रशांत को देता है। जैसे ही प्रशांत छोले भटूरे मुंह में डालता है उसे वो स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गुस्से से उठ खड़ा होता है। अरे सतीश, ये भी कुछ छोले भटूरे हैं? तू और तेरी कंजूसी कभी नहीं छोड़ेगा, तू बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। कितने घटिया छोले भटूरे बनाए हैं तूने, कहकर वो प्लेट वहीं फेंक देता है और पैसे देकर जाते हुए, यही छोले भटूरे लालू के पास बहुत ही स्वादिष्ट मिलते हैं। ये कहकर प्रशांत लालू के पास जाकर बैठता है। लालू की पत्नी कोमल एक प्लेट छोले भटूरे लाकर प्रशांत को देती है। वो खाकर प्रशांत, अरे वाह, ये हैं असली छोले भटूरे। लालू भाई, स्वाद तो बहुत ही जबरदस्त है। वो बहुत ही मजे से छोले भटूरे खाकर चला जाता है। यूं धीरे धीरे लोगों को लालू के छोले भटूरे ही पसंद आने लगे। गांव के सभी लोग लालू के पास ही आकर छोले भटूरे खाने लगे। धीरे धीरे सतीश के ठेले के पास लोगों की भीड़ कम होने लगी। यूं सतीश का सारा व्यापार ठप पड़ गया। उसकी आमदनी रुक जाती है। सरला, मैंने तुम्हारी बात को अनसुना कर दिया। मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। यूं तुम्हारी बात ना सुनने की वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है। ये सब मेरी कंजूसी की वजह से हुआ है, कहकर वो उदास होने लगता है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। आगे से वो गलती ना करते हुए हम भी अच्छे और स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाएंगे, जिससे लोग हमारे पास भी छोले भटूरे खरीदने आएंगे। यूं सतीश को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन से वो बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाने लगा। जिन लोगों ने सतीश की बेइज्जती की थी वही सतीश की तारीफ करने लगे। यूं सतीश और लालू दोनों के व्यापार अच्छे से चलने लगे। दोनों खुशी खुशी जीवन गुजारने लगे। रेलवे स्टेशन चिकन बिरयानी वाला। मोहनदास का एक बिरयानी का होटल था। मोहनदास होटल की कमाई से ही अमीर बन जाता है। उसकी एक लड़की होती है रूपा।
मोहनदास अमीर होने के बाद भी दिल से बहुत अच्छा रहता है, पर रूपा को पैसों का घमंड होता है। रूपा सबसे बदतमीजी से पेश आती थी। एक बार वो कार लेकर गांव से तेजी से जा रही थी कि उसकी कार से एक बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। तब रूपा उस औरत की मदद करने के बजाय उसे कहती है, अरे ओ बुढ़िया, दिखाई नहीं देता तो रास्ते पर आती ही क्यों हो? जानबूझकर कार के सामने आकर अमीर लोगों से पैसे ऐंठते रहते हो। तुम गरीब लोग पता नहीं कब सुधरोगे। अब ये लो पैसे बुढ़िया और जा यहाँ से। बेटा, पैसों का इतना घमंड अच्छा नहीं होता। अपना ये पैसों का घमंड छोड़ दो, नहीं तो एक दिन रास्ते पर आ जाओगी, बिल्कुल मेरी तरह। बूढ़ी औरत पैसे लेने से मना करती है और वहां से चली जाती है। इस तरह रूपा हमेशा गरीब लोगों के साथ ऐसा ही करने लगी थी। मोहनदास रूपा के इस बर्ताव से परेशान हो गया था। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता था, पर रूपा उसे भी पलट कर ही जवाब दिया करती थी। ऐसे में एक दिन मोहनदास होटल में बैठा था कि तभी वहां प्रशांत नाम का एक लड़का आता है और वो मोहनदास से काम मांगता है। तब मोहनदास कहता है, ठीक है, आज ही एक नौकर काम छोड़कर चला गया है, तुम उसकी जगह पर काम कर सकते हो, लेकिन हाँ, काम पूरी ईमानदारी से करना होगा और ग्राहकों से अच्छे से बात करना होगा, समझे ना? प्रशांत एक अच्छा लड़का था, इसलिए वो मोहनदास की हर बात मानने लगता है। प्रशांत हर काम बड़े ही दिल लगाकर करने लगा। पैसों की हेराफेरी तो वो कभी भी नहीं करता। उसका यह स्वभाव देखकर मोहनदास एक दिन सोचता है, अरे वाह, प्रशांत कितना अच्छा लड़का है, रूपा के लिए एकदम सही रहेगा ये। रूपा की शादी मैं प्रशांत के साथ ही करूंगा, तभी मेरा ये होटल बचा रहेगा और मेरी बिगड़ेल बेटी भी सुधर जाएगी। मोहन धीरे धीरे प्रशांत को चिकन बिरयानी बनाना भी सिखाता है। उसके हाथों में होटल का सारा कारोबार संभालने के लिए देता है। लेकिन यह बात रूपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अपने पिता को भला बुरा कहती है और प्रशांत को काम से निकालने के लिए कहती है। तब मोहनदास कहता है, नहीं नहीं रूपा, ये कभी नहीं होगा। अगर तुम्हें मेरी जायदाद में से हिस्सा चाहिए तो तुम्हें प्रशांत से शादी करनी होगी, क्योंकि मैंने मेरी सारी संपत्ति और होटल प्रशांत के नाम कर दिया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह सब सुनकर रूपा तो नाराज ही हो जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, पिताजी ने तो मुझे चक्रव्यूह में फंसा दिया। अब जायदाद के लिए उस मामूली गरीब प्रशांत से शादी करने का नाटक करना होगा। तब रूपा प्रशांत से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि ऐसे में एक दिन मोहनदास को हार्ट अटैक आता है और वो मारा जाता है। फिर क्या, उसके ठीक कुछ ही दिनों के बाद रूपा अपना असली रूप दिखाने लगती है। एक दिन होटल में जाकर रूपा प्रशांत से कहती है, सुनो प्रशांत, आज से होटल मैं संभालूंगी। तुम बस चिकन बिरयानी बनाकर दिया कर। और हाँ, आज से हमारा पति पत्नी का रिश्ता भी खत्म। मैं तुम्हारी मालकिन और तू मेरा नौकर। रूपा का नाटक समझने में प्रशांत को देरी नहीं लगती। रूपा बात बात पर प्रशांत का अपमान करने लगती है। रूपा का बर्ताव प्रशांत को अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहता है, मैं ये सारी संपत्ति और होटल तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ रूपा। ये होटल तुम्हारे पिता ने बड़ी ही मेहनत से बनाया है। इस होटल को अपने घमंडी स्वभाव के कारण बंद मत होने देना। प्रशांत जायदाद के पेपर रूपा को देकर वहां से चला जाता है। रूपा तो खुशी से नाचने ही लगती है। तब प्रशांत दूसरे गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन आता है। तभी वहां कुछ आदमी बातें कर रहे थे। अरे यार, इस रेलवे स्टेशन पर ना चाय ढंग का मिलता और ना ही नाश्ता। खाना तो दूर की ही बात है। काश यहाँ चिकन बिरयानी मिलती तो कितना अच्छा होता। ये बात प्रशांत सुन लेता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। प्रशांत खुद घर में चिकन बिरयानी बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचने लगता है। उसके हाथ की बनी चिकन बिरयानी सभी को बहुत पसंद आने लगती है। प्रशांत धीरे धीरे रेलवे स्टेशन पर चिकन बिरयानी बनाकर अच्छे पैसे कमाने लगता है। इधर रूपा घमंड में नौकरों से अच्छे से बात भी नहीं करती थी। तब सारे नौकर धीरे धीरे करके काम छोड़कर चले जाते हैं। अरे जाओ जाओ, नौकर होकर भी बड़ी अकड़ दिखा रहे हैं। चिकन बिरयानी बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं खुद आज चिकन बिरयानी बनाऊंगी।
मुझे किसी की जरूरत नहीं है। रूपा खुद चिकन बिरयानी बनाने की कोशिश करती है, पर जिस काम को वो आसान समझ रही थी वो उसे कर ही नहीं पाती। उसके पास कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से रूपा होटल बेचने का सोचती है। तब प्रशांत सामने आकर वो होटल खरीदता है और वो रूपा से कहता है, रूपा, आज से इस होटल का मालिक मैं हूँ। कल तुमने मुझे गरीब नौकर कहा था, पर मालिक के देन से मैं आज इतना पैसा कमा पाया कि ये होटल मैंने खरीद लिया। तुम उनकी बेटी होकर भी कुछ नहीं कर पाई, तुम्हें तो इस बात की शर्म आनी चाहिए। प्रशांत रूपा को उसकी गलती दिखाता है और उसे उसकी गलती का एहसास भी होता है, और तब वो प्रशांत से माफी मांगती है। प्रशांत भी बड़े दिल से उसे माफ करता है। पोटैटो चिप्स वाला। केदार बड़ा ही होनहार लड़का था। उसे अपना खुद का व्यापार शुरू करना था, लेकिन घर की हालत उसके बड़ी ही खराब थी। वो अपने व्यापार के लिए बैंक से कर्जा लेने का ठान लेता है। वो व्यापार का प्रपोजल बनाकर बैंक में घूमता है। घर में केदार के पिताजी उसके ऐसे घूमने की वजह से बहुत ही परेशान रहते हैं। एक दिन वो कहते हैं, अरे केदार, ये क्या लगा रखा है कि व्यापार ही करेगा? व्यापार के लिए ना घर में पैसे है और ना ही गिरवी रखने के लिए कुछ। यूं कब तक बैंकों के चक्कर काटते रहोगे बेटा? ये सब छोड़ो और मेरे साथ काम पर चलो कल से। ये क्या जी, उसे व्यापार करना है तो कोशिश करने दीजिए। मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है कि वो एक ना एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। हमें तो उसका हौसला बढ़ाना होगा। हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं, पर हमारे पास हौसला तो है ना। ऐसा कहकर केदार की माँ उसे दिलासा देती रहती है। एक दिन केदार उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। दिन भर बैंक के चक्कर काटने की वजह से उसे भूख भी लगी थी। तभी वहां सुधाकर नाम का पोटैटो चिप्स वाला आता है। पोटैटो चिप्स ले लो, पोटैटो चिप्स। तब केदार सुधाकर को बुलाकर कहता है, सुनिए चाचा जी, जरा एक पॉकेट देना। कितने का है ये पॉकेट? बेटा 10 रुपए का है ये लो। केदार उसे 10 रुपए देकर पोटैटो चिप्स खरीद कर खाने लगता है। उसे उन पोटैटो चिप्स का स्वाद बहुत ही पसंद आता है। थोड़ी देर बाद केदार को फिर से रास्ते में सुधाकर दिखाई देता है। वो बचे हुए पोटैटो चिप्स को गरीब लोगों में बांट रहा था। तब केदार सुधाकर के पास जाकर कहता है, अरे चाचा जी, आप ये इतने अच्छे चिप्स गरीबों में क्यों बांट रहे हो? अरे बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है। शाम तक जितने भी चिप्स बच जाते हैं, मैं वो फेंकने की बजाय गरीबों में बांट देता हूँ। दूसरे दिन फिर से अपने हाथों से फ्रेश चिप्स बनाकर बेचता हूँ। केदार सुधाकर की ये बात सुन के बहुत ही प्रभावित होता है। रात भर वो इसी सोच में रहता है। मैं मेरा व्यापार ऐसे छोटे छोटे व्यापार से बड़ा कर सकता हूँ। इसके लिए तो ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं कल ही चाचा जी से बात करता हूँ। मेरे पास पोटैटो चिप्स का व्यापार करने का अच्छा आइडिया आया है। ये सोचकर दूसरे दिन केदार सुधाकर के घर जाता है। सुधाकर घर में अपने हाथों से चिप्स बना रहा था। घर के बाहर तक चिप्स की महक आ रही थी। तब केदार सुधाकर से कहता है, चाचा जी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, जिससे आपको यूं घूम घूम कर पोटैटो चिप्स बेचना नहीं पड़ेगा और हम हमारा व्यापार बड़ी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। बस आप चिप्स बना कर दीजिए और जितना भी मुनाफा आता है उसमें 10% मुझे दीजिए। इस तरह सुधाकर भी केदार की बात मानता है। केदार पहले दिन चिप्स के पॉकेट गांव में हर एक जगह पर बेचता है। उस दिन पूरे चिप्स पॉकेट बिक जाते हैं। सुधाकर 10% के हिसाब से उसे पैसे देता है। उस दिन के जितने भी पैसे मिलते हैं, उन पैसों से वो चिप्स के लिए अच्छी पॉकेट खरीदता है। दूसरे दिन उन पॉकेट्स में चिप्स भरकर वो एक दुकान में जाता है और उस दुकान के मालिक से कहता है, सुनिए दुकानदार साहब, ये मेरे चिप्स के पॉकेट है। आप इसे अपने दुकान में बेचिए। समझिए कि ये सैंपल पीस है, मुझे इसके पैसे भी नहीं चाहिए। अरे भाई, यहाँ बड़े बड़े कंपनी के चिप्स पॉकेट कोई नहीं खरीद रहा, तो तुम्हारा ये चिप्स कौन खरीदेगा? लेकिन तुम इतना कह रहे हो, इसलिए मैं रखता हूँ, देखता हूँ कितना बिकता है या नहीं। ऐसा कहकर दुकानदार वो चिप्स के पॉकेट अपनी दुकान में रख लेता है। केदार दूसरे दिन फिर से उसी दुकान में जाता है। तब दुकानदार कहता है, अरे भाई, एक ही दिन में सारे के सारे चिप्स के पॉकेट बिक गए। लोगों को तुम्हारे चिप्स का स्वाद बहुत पसंद आया। तुम्हारे चिप्स की तो डिमांड बढ़ गई है। ये लो भाई पैसे और मुझे और ज्यादा चिप्स के पैकेट ला दो। बस
केदार को भी यही चाहिए था। ये सुनकर केदार बहुत खुश हो जाता है और सुधाकर को सारी बात बताता है। सुधाकर अपने काम में हाथ बटाने के लिए एक मजदूर को रखता है। वो उन्हें चिप्स बनाना सिखाता है। केदार दुकान दुकान जाकर चिप्स के ऑर्डर लेने लगता है। देखते ही देखते उनका चिप्स का व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है। कम लागत में बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगता है और साल भर में ही केदार की पोटैटो चिप्स बनाने की फैक्ट्री शुरू हो जाती है, जिसकी डिमांड शहर से तो क्या विदेश से भी आने लगती है। इस तरह केदार सुधाकर को अपने साथ अपने बड़े घर में रखता है। उसके माँ बाप भी केदार की इस तरक्की से बहुत खुश हो जाते हैं।